रिकॉर्डिंग इज अबाउट टू स्टार्ट। हो गई सर, स्टार्ट हो गई। एक बार हिमांशु सबसे बात कर लो। नहीं, आप खुद कॉल कर लो, मैं दूसरी जगह पे। ये ना बड़ी जी मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैम बिल्कुल सही, आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न हैं और हमारे ईश्वर से यही कामना है कि आप स्वस्थ और प्रसन्न ही रहें। मैं उम्मीद रखती हूँ कि अब आप सभी जो हैं अपने माता पिता के साथ ही बैठे हों। हाँ जी, आप सभी। यस मैम। अगर आप सभी ने अभी इस मीटिंग को अकेले ज्वाइन किया है तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने माता पिता में से जो भी इस समय घर में उपस्थित हैं, प्लीज उनको रिक्वेस्ट कीजिए, उनको आग्रह कीजिए, वो भी आपके साथ बैठेंगे, क्योंकि हमारी आज की ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो आपके माता पिता के साथ ही बातचीत करने के लिए है। और इस सत्र का कह लीजिए कि महामारी के इस वर्ष का जो हमारा पहली मुलाकात जो होने जा रही है वो आज ही है। ठीक है, तो मैं आपको भी 1 मिनट का समय दे रही हूँ कि आप सभी जो है अपने घर में जो भी बड़े हैं आपके, विशेषकर आपके अभिभावकगण जो हैं, उन सबको भी अपने साथ ज्वाइन कराएं। एक बार फिर से आप सभी को प्यार भरी नमस्ते। और आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे कक्षा 10वीं के बच्चे और उनके माता पिता जो हैं वो उनके साथ आज हमारी एक वार्तालाप होने जा रही है। चाहे माध्यम हमारा वर्चुअल ही है, लेकिन इतने समय से जो हम मिल नहीं पा रहे थे, बातचीत नहीं कर पा रहे थे, वो आज हमारे पास एक सुनहरा अवसर और मौका मिला है कि हम सभी जो है वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। मैं यहाँ सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करती हूँ और हमारी आज की इस ओरिएंटेशन
कार्यक्रम में जो है वो हमारे साथ जो है हमारे विद्यालय की उप प्राचार्य श्रीमती पल्लवी भारद्वाज भी उपस्थित हैं और हमारे साथ हमारे विद्यालय के जो स्पेशल एजुकेटर हैं श्रीमान हिमांशु खोसला जी भी उपस्थित हैं। साथ ही साथ हमारे कक्षा 10वीं की दोनों जो कक्षा अध्यापक हैं श्रीमान ऋषि, श्रीमती किरण जोशी, ये सभी जो है हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। ओके बंद फिर क्या, फिर तो ऐसे काम में लगा खाता है वो कर नहीं ऑडियो है आप बच्चों से बच्चों आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने आप को म्यूट रखेंगे। जसकीरत सर आप कृपया देखिए कि जो भी बच्चे हैं अनम्यूट हैं उन्हें म्यूट कर दीजिए। ओके मैम। हेलो मामा। हेलो, सुन नहीं रहा। सर आप ना, मैं अभी आपको अनम्यूट की, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। रेनू मैम को भी बोल दीजिए। अगर आवाज मैम मतलब अनम्यूट आप चेक कर लीजिए कि अनम्यूटेड है कि म्यूटेड है आप। हाँ जी सर, जसकीरत सर देख लीजिए। हम पहले जो भी बोला है वो कुछ धन्यवाद जसकीरत सर। ये जो वर्चुअल माध्यम है ना, इसमें रोज ऐसा लग रहा है कि नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं और सचमुच ये सीखने का क्रम जो है ना वो इसी प्रकार से बढ़ता रहना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि इस महामारी के दौर में कैसे हमारा जीवन रुक गया था और हमें ऐसा लगा कि जीवन जो है वो फिर से सामान्य दिनचर्या में नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर हम अपने विद्यालय की बात यानी कि सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल की बात करें तो हमने किसी भी एक पल ऐसा महसूस नहीं होने दिया अपने बच्चों को, अपने अभिभावकों को और हमने अपने अध्यापकों को और भी जो लोग हमारे विद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं कि हम इस महामारी से कहीं ग्रसित हुए हैं और हमारा कोई भी कार्य जो है वो रुका हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑनलाइन कक्षाएं जो थी, वर्चुअल माध्यम से जो हमारी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी, वो कक्षाएं जो हमें वही आभास दिलाती थी जैसे कि हम मान लीजिए कि विद्यालय की ही कक्ष में बैठे हुए हैं और अध्यापक और बच्चे जो है आमने सामने पढ़ रहे हैं। क्या आप सबने ऐसा महसूस किया है ना इन कक्षाओं में? आपको कभी ऐसा तो नहीं लगा कि आप स्कूल से बहुत दूर हैं? नो मैम। बिल्कुल भी नहीं। आपको कभी आभास हुआ ही नहीं ना कि हमने अपने स्कूल को बहुत ज्यादा मिस किया है? नो मैम। नो मैम। बिल्कुल, अच्छी बात है। और ये सारे का सारा जो कार्य है वो आपके सहयोग से हुआ है बच्चों। इसके लिए मैं सच में मतलब विद्यालय की ओर से आप सबका आभार प्रकट करती हूँ, आपके अभिभावकों का आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने इस समय में भी हमें पूरा सहयोग दिया है और विशेषकर आप सभी बच्चे कि हम जो आपको देना चाह रहे हैं उसको आपने खुले दिल से जो है वो स्वीकार किया है। और आप देख सकते हैं कि विद्यालय की कोई भी गतिविधि जो आपसे जुड़ी हुई थी, जो पिछले वर्षों में जो होती रही है, उन गतिविधियों को भी हमने पूरी तरह से निभाया है। फिर चाहे वो छात्र संघ के चुनाव हो, फिर चाहे वो मानव कल्याण शिविर हो या और बहुत सारी गतिविधियां। आप देखते हैं कि आप बहुत सारी जो आपकी विभिन्न प्रतियोगिताएं जो पहले हुआ करती थी जिनमें आप भाग लेते थे और अपनी जो आपकी अंतर्निहित जो कलाएं थी उनको निखारते थे, उन क्षेत्रों को भी हमने इस महामारी के दौरान जो है वो बिल्कुल भी रोका नहीं है। अभी भी
हम हर रोज कोई ना कोई ऐसी प्रतियोगिता आपके सामने लाते हैं और आपको हम प्रेरित करते हैं कि आप उसमें भाग लें, ताकि इस दौरान में जो एक मानसिक, शारीरिक या आत्मिक रूप से ना हम अपने आप को कहीं पर बंद महसूस मतलब कर रहे थे, उन चीजों से हम बाहर निकल कर आए। वो आप देखते हैं ना कि एक चिड़िया जब वो अंडा देती है और जब उस अंडे का पूरा समय हो जाता है और उसमें से वो छोटा सा चूजा जो बाहर निकलता है, जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर हवा कैसी है, धूप कैसी है, ये पत्ते कैसे हैं, जिनसे मैंने जन्म लिया है वो कैसे हैं, मेरा घोंसला कहाँ है। तो कहीं ना कहीं तुम बच्चों का जीवन भी शायद वैसा है कि आपको बाहरी दुनिया के साथ जो आपका तालमेल बिठाना है ना, उसकी जिम्मेदारी हम अध्यापकों पर, हमारे विद्यालय के ऊपर ही है। और आप हम जो आपको देना चाहते हैं उसको आप बहुत अच्छे से स्वीकार करते हो। बिल्कुल सही बात है ना कि हम आपको जो भी बच्चों, आपको जो हम दे रहे हैं उसको आप पूरी तरह से ग्रहण कर रहे हैं ना? हम ये पूरा विश्वास रखें ना अपने भीतर कि आगे आने वाली जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, बहुत Yes, बहुत बिल्कुल धन्यवाद। Yes, ma'am. हाँ, आप भी हमारी तरह उत्साहित थे ना बोर्ड ma'am. की परीक्षाओं में भाग लेने के लिए? Yes, ma'am. आपने अभी से अपना लक्ष्य Yes, ma'am. आपने अभी से अपना लक्ष्य सोच लिया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बहुत बढ़िया। और उम्मीद रखती हूँ, ईश्वर से यही आशा करते हैं कि आपने जो भी इस समय अपने अपने लिए लक्ष्य सोचा है कि 10वीं की परीक्षाओं में आप इतने अंक ग्रहण करेंगे, ईश्वर आपकी इच्छा को जो है वो पूरा करे। जसकीरत सर, अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि जो हमारी विद्यालय की गतिविधियां रही हैं इस दौरान, महामारी काल के दौरान, की किस तरह से हमने विभिन्न प्रकार के कार्यों में अपनी भागीदारी दिखाई, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो है वो वर्चुअल माध्यम से ही बच्चों के सहयोग से, अभिभावकों के सहयोग से पूरी की हैं। कृपया वो एक बार पीपीटी जो है वो चलाएं, ताकि हमारे अभिभावक और बच्चे जो है एक बार देखें कि हमारा बच्चा जो है वो सचमुच एक ऐसे शिक्षण संस्थान में पढ़ रहा है कि जहाँ पर बच्चे की हर तरह की जो एक विकास होता है ना, उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे वर्ष 2020 की जो बोर्ड परीक्षाएं हुई थी मार्च में, उनके परिणाम थे कि जिसमें हमारे बच्चों ने जो है अपने विद्यालय का नाम, अपना नाम और अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया। हमारे बच्चों ने इस वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस, जिसका प्रावधान शायद इस क्षेत्र में हमारा ही विद्यालय पहला विद्यालय रहा है कि जिन्होंने जो है ऑनलाइन क्लासेस को वर्चुअल माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू किया, बहुत सही समय से शुरू किया, जिस समय से सत्र आरंभ होते हैं उसी समय से शुरू किया। और हमारे अध्यापकों ने इस नई तकनीक को ना बहुत अच्छे से अपनाया। जहां आसपास के क्षेत्रों के दूसरे विद्यालय भी सोच ही रहे थे कि बच्चों के साथ उनकी क्लासेस को कैसे लिया जाए, उस उनकी सोच से पहले ही हम, कितने समय पहले ही हम ये सारे काम शुरू कर चुके थे। और सिर्फ बच्चों के शैक्षिक कार्यों के उसमें ही नहीं, और जो सामाजिक उत्तरदायित्व है एक अध्यापक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक बच्चों के रूप में, उस कार्य को भी हम पूरी तरह से आपके सहयोग से निभा रहे हैं। ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं जिसमें बच्चों ने अपने घरों में रहकर ही अपनी 100% प्रतिभागिता दिखाई है। हमारा विद्यालय शायद पहला विद्यालय रहा है या बना है कि हमने छात्र संघ चुनाव जो है वो भी वर्चुअल माध्यम से बड़े ही सफल तरीके से कराया। अपने स्कूल की तरह
विद्यालय प्रति वर्ष जो है विवेकानंद छात्र स्थान मंच के माध्यम से, वीसीएम के मंच के माध्यम से कंबल वितरण, अन्नदान करने का कार्यक्रम हमेशा रखता है, बच्चों के सहयोग से करता है। बच्चे जाते हैं और दरिद्र नारायण की सेवा करके आते हैं। अन्नदान इस बार हम बच्चों से तो नहीं ले पाए, लेकिन वो जो एक भाव बच्चों के मन में रहता है, तो उस भाव को भी हमने इस बार पूरी तरह से प्रकट किया है। धन्यवाद जसकीरत सर। तो बच्चों और अभिभावक को आपने देखा कि किस तरह से आपका बच्चा जिस शिक्षण संस्थान में पढ़ रहा है, वो शिक्षण संस्थान केवल किताबी ज्ञान, वो ज्ञान जो है वो उसका शारीरिक विकास भी कर रहा है, उसका मानसिक विकास भी कर रहा है, उसका आध्यात्मिक विकास भी कर रहा है, ताकि वो एक पूरी तरह से एक संपूर्ण व्यक्तित्व में निखर कर जो है वो इस विद्यालय से जब 12वीं पास करके जाएगा ना, तो वो जब दुनिया के बीच में खड़ा होगा तो वो मन ही मन इतने विश्वास से भरा होगा कि वो हाँ किसी भी परिस्थिति को जो है वो अपने विद्यालय की दी हुई सीख के द्वारा जो है वो किसी भी परिस्थिति से जो है वो उसके साथ तालमेल बिठा सकता है, उसका निवारण कर सकता है और आगे समाज को भी एक दिशा निर्देश जो है वो दे सकता है। और ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो हमारे भीतर आती है, ये हमारे जो ध्येय हैं स्वामी विवेकानंद, उनका एक वाक्य जो है वो हमेशा हमें प्रेरित करता है कि उठो, जागो, मत रुको, जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। तो इस महामारी या कोरोना काल के दौरान हमारा भी यही लक्ष्य रहा था कि हमने इस परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस परिस्थिति को एक तरफ करके हमें कदम आगे बढ़ाना है, ताकि हमारे बच्चे का विकास जो वो किसी तरह से भी न रुके। अब मैं हमारे आज के मंच में जो है, हमारे सभा के बीच में जो है, हमारे विद्यालय के जो स्पेशल शिक्षक हैं, जो बच्चों के साथ आए दिन कुछ न कुछ ऐसी चीजें सिखाते रहते हैं कि जिनसे उनका विकास, जिनसे उनकी विचारधारा जो है वो आगे से आगे बढ़े, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी बातचीत जो है वो आप सबके साथ करें। नमस्ते आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, नमस्ते सर। उपप्राचार्य महोदय जी, अभिभावकगण, अध्यापकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सबके साथ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है टीनेजर जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके साथ कुछ काम करके। और मेरा ये 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस भी है कि टीनेजर स्टूडेंट्स के साथ या उन टीनेजर बच्चों के साथ जब हम कुछ बात करते हैं, हम कुछ उनकी बातें सुनते हैं और जब हम उनके साथ अपनी कुछ सलाहें साझा करते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और इसी कड़ी के अंदर, इसी श्रृंखला के अंदर जो हमारा आज का ये सेशन है, एक बहुत ही विशेष स्पेशल सेशन है, जिसको स्पेशली स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने अप्रूव किया और आप लोगों के लिए इस सेशन को रखा, जिसमें कि आपके माता-पिता, अभिभावकों को भी बुलाया गया, ताकि आप लोग वो सब चीज़ें सीख सको, जो चीज़ें आप लोगों के लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी आप लोगों की बोर्ड की परीक्षाएँ हैं, बोर्ड एग्ज़ाम आपके हैं और बच्चों की ज़िंदगी का ये पहला पड़ाव होता है 10th क्लास के, जब से उसके बाद उनके अंदर एक मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, उनकी सोच बदलनी शुरू हो जाती है। इस के बाद से जब भी आप आगे जाओगे, अब आपकी हायर एजुकेशन +1 +2 शुरू हो जाएगी, जिसको कि हम एक कॉलेज का प्री कॉलेज भी बोल सकते हैं हम, कि कल को कॉलेज में जाने के बाद आपने किस तरह से अपना जीवन बिताना है, कॉलेज में जाने के बाद आपको किस तरह से अपना बिहेवियर रखना है कि आप लोग वहाँ पर जाकर कामयाब रहें। जो +1 और +2 की कक्षाएँ होती हैं स्कूल के अंदर, वो इन दोनों चीज़ों का, स्कूल और कॉलेज का मिला-जुला रूप होती है। और जितने भी अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक बार उनसे भी एक बात करना चाहूँगा सभी से, कि अब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है और हमें इसको, जो इसकी पालन-पोषण है, इसको समझना है, उसका भी तरीका हमारा थोड़ा-सा अलग हो जाएगा। मेरी आवाज़ आप सब तक ठीक आ रही होगी, उम्मीद है। और इसके बाद मैं यस अपना सर। जो, बहुत अच्छी बात है, इसके बाद मैं अपना जो शुरू करता हूँ और पेरेंट्स के साथ मैं सबसे पहले एक बात करना चाहूँगा। पेरेंट्स के लिए जो एक चीज़ है, बच्चे बड़े हो गए, थोड़े से पहले जैसे नहीं रहे, उनकी सोच बदल गई, टीनेज उनकी शुरू हो गई और उनके विचारों में बदलाव आना शुरू हो गया। बच्चों की अभी परीक्षाएँ हैं और इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों को और पेरेंट्स को और टीचर्स को भी रहता है।
स्ट्रेस करने से बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज नहीं होगी। स्ट्रेस करने से बिल्कुल भी आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि जिससे कि हम कुछ ले पाए, हम कुछ कामयाब हो पाए। स्ट्रेस हमेशा हमें, जो हमारी कामयाबी की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं, उसको भी ये संदिग्ध बना देता है। हमें ये शंका होनी शुरू हो जाती है कि क्या हम उसी तरह से कामयाब हो पाएंगे। हमेशा जब भी दिमाग पर कोई तनाव होता है, तो हमारी जो सफलता के रास्तों को, सफलता के प्रतिशत को कम कर देता है। तो मैं आप सभी अभिभावकों से भी एक बार साझा करना चाहूंगा, एक बार उनसे बात करना चाहूंगा कि बच्चा अगर आपका होशियार है या कम होशियार है, या अगर आपने उनके लिए, बच्चों के लिए कुछ सपने देखे हैं, और वो बच्चा आपकी जब टेस्ट होते हैं, स्कूल के टेस्ट होते हैं, उनमें पूरे मार्क्स लेकर नहीं आता और वो सपना टूट जाता है, तो हमने बिल्कुल ये चीज नहीं करनी कि इससे बहुत कुछ बदल गया, कि बहुत कुछ ऐसा टूट गया। बच्चे का एग्जाम नहीं हो पाता, बच्चा पीछे रह जाता है क्लास के अंदर, और बहुत से माता पिता को लगता है कि उनका सपना टूट गया। बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि आपका बिल्कुल सपना टूट गया, आप लोगों का बिल्कुल सपना टूट गया होगा। पर क्या एक सपने के टूटने से, हमारे एक सपने के टूटने से हम उनको तोड़ देंगे जिनसे हमारे सपने जुड़े हुए हैं, जिनके कारण हम सपने देखते हैं, और जो एक हमारा आंखों का तारा है, जो एक हमारा अपना सपना है। एक्सक्यूज मी हम सर, एक सपना, यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा से बता दो। तो एक सपना टूट जाने से कोई ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ खो दिया, कि दुनिया उलट गई। ऐसा कुछ नहीं होता। जिनसे हमारे सपने जुड़े हैं, हमने उनको नहीं तोड़ना। सपने पूरे ना होने की इतनी बड़ी सजा हमने उनको नहीं देनी। बहुत बार ऐसा होता है कि सपने टूटते हैं, सपने टूटने से लोग टूट जाते हैं, और अगर ऐसा होने लगे तो दुनिया के 90% लोग आपको टूटे हुए मिलेंगे, क्योंकि ये जीवन है, और इस जीवन में किसी के भी सपने, सभी सपने पूरे नहीं होते। कुछ टूट जाते हैं, कुछ सपने पूरे हो जाते हैं। परंतु एक सपना टूट जाने से जीवन पीछे नहीं छूट जाता। असफलता भी अपने जीवन में एक स्थान रखती है। असफलता के बिना भी कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। आप सभी को पता होगा कि बिजली एक दिन में ही नहीं बन गई थी। बल्ब का आविष्कार करते करते कई साल लग गए थे। हवाई जहाज का जब पहला मॉडल बना था, तो पहले दिन उसने उड़ना शुरू नहीं कर दिया था, कई साल के बाद जाकर वो पूरा हुआ था। एक सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि जब हम अपने बच्चों के सपने टूट जाने से या उनकी असफलता से हम डर जाते हैं, तो क्या हम कभी असफल नहीं हुए? क्या हमारा कभी सपना नहीं टूटा? हमारे असफल होने से भी हमारे साथ जुड़े कुछ लोगों का सपना टूटा होगा। अपने बच्चे को ये बात जरूर बताएं कि वो अपनी पढ़ाई में पिछड़े हैं, पर उनको ये मत जताएं कि वो पिछड़ा ही रहेगा। अक्सर क्या होता है कि हम उनको बोल देते हैं कि आप पढ़ाई में पिछड़ गए हो, आपकी पढ़ाई के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, आप अपनी क्लास में बहुत ज़्यादा पीछे हो। लेकिन बार-बार ये जताने से वो बच्चा आगे नहीं आएगा, जबकि उसके मन में एक ये चीज़ स्थायी रूप से स्थान ले लेगी। और ये सब एक चीज़ झूठ है। अगर हम बात करते हैं कि तुम पिछड़े हुए हो, तुम सबसे पीछे हो, ये एक झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। और बार-बार हम इस झूठ को बोलकर अपने बच्चे को के मन में इस चीज़ को सच कर रहे होते हैं। अपने बच्चे के पास हमें बैठना चाहिए, हमें अपने बच्चे से बात करनी चाहिए, हमें उसको प्यार देना चाहिए। जब हम इस तरह की एक थेरेपी उसके साथ करते हैं, बच्चे के साथ अपने समय देते हैं, उसके साथ बैठते हैं, तो ज़रूर जो बच्चा है, उसके अंदर आपके लिए एक अपनापन बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ना शुरू इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे खुद के कारणों से उसमें कमी आती है, जब हम अपने बच्चे को समय देना कम कर देते हैं। ज़्यादातर अभिभावकों को लगता है कि बहुत महँगे स्कूल में डालकर, बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े देकर, या बहुत अच्छी एक कोचिंग क्लास देकर, उसकी ज़रूरतें पूरी करके हम उसको प्यार दे रहे हैं। लेकिन बच्चे को इन सब से ज़्यादा आपके साथ की, आपके स्पर्श की, और आपकी अपनी बातों की, अपनी कही बातों की, भावनात्मक बातों की ज़रूरत होती है। जब ये चीज़ें आप उनको देते हैं, तो बच्चे आपके साथ हमेशा जुड़ेंगे। कुछ नहीं पता लगता कि जो आपने उसको हौसला दिया है, जो आपने उसको हिम्मत दी है, जो आपने उसका साथ दिया है, वो सपना कल को कितना बड़ा वो कर देगा। आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो अपने आपकी इस हिम्मत से, जो आपने सपना देखा है, उसको भी बहुत छोटा कर दे। वो इतना बड़ा काम कर जाए कि शायद वो आपने सपना ही ना देखा हो। इस समय ज़रूरत है कि हम इस जो एग्ज़ाम टाइम है, हम उसमें बच्चे को भावनात्मक रूप से अपना साथ दें। हम उसका मनोबल बढ़ाएँ, क्योंकि हम ही लोग हैं जो उसका मनोबल वापस लेकर आ सकते हैं। कई बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि बच्चा अपनी जो स्टडी है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, नहीं पढ़ पाता, पूरा फ़ोकस नहीं कर पाता। हो सकता है उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही हों। हो सकता है कुछ और बाहर की चीज़ें उसके ऊपर ऐसी हावी हो गई हों कि जो उसको पढ़ने ना दे रही हों। इन सब चीज़ों को हमने ही समझना है।
हमने अपने हार से लड़ना सिखाना है, हारना नहीं सिखाना। बच्चा है, कर लेगा, ये सोचकर हमने उसका साथ देना है। हम कभी भी बच्चे को अपने घर पर अकेला महसूस ना होने दें। कभी भी कुछ ऐसा हम उसको फ़ील ना करवाएँ कि कभी वो कुछ कम मार्क्स लेकर आए या कभी हार कर आए, तो हम ये एहसास कराएँ कि तुम इस समय घर में अकेले हो। हमें उस समय भी उसका साथ देना है। ये एक जीवन है, एक लाइफ़ है, ये चलती रहती है। हम अपने घर को अगर कॉम्पिटिशन हाउस ना बनाएँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं, बहुत सी सफलताएँ, असफलताएँ हमें मिलती रहती हैं और ये तो अभी पहला पड़ाव है, जस्ट इन्होंने जो अभी पार करना है। और आने वाले समय में जब भी इनकी हायर स्टडीज़ होंगी, प्लस 1, प्लस 2 होगी, उसके बाद कॉलेज में जाएँगे, उसके बाद और हायर स्टडीज़ में जाएँगे, तो हमेशा हमें इन सब चीज़ों के साथ ही अपने बच्चों के साथ अगर हम अपना समय बिताएँगे, तो कभी भी उनको असफलता का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, स्ट्रेस को कम करती हैं, एग्ज़ाम के स्ट्रेस को कम करती हैं, बच्चों के तनाव को कम करती हैं और इसमें सबसे पहला जो रोल होता है पेरेंट्स का होता है, कि पेरेंट्स बच्चों के तनाव को कम करें, उनको आगे के लिए रास्ता दिखाएँ। बच्चे छोटे हैं, बच्चे हैं, उनको अनुभव नहीं है, हमें अनुभव है, हमने अपने अनुभव उनके साथ साझा करने हैं। कोई भी एग्ज़ाम बच्चों से बढ़कर नहीं है। हमें अगर बच्चे को आपका साथ मिलेगा, तो वो बच्चा सब कर लेगा। किसी भी एग्ज़ाम को वो पास कर लेगा। ये चीज़ें कुछ ऐसे टिप्स हैं, अगर हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी कि बच्चा अपना जो प्रतिशत चाहता है, आप जो अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं, उसको पूरी करेगा। इसके बाद थोड़ा-सा हम समय साथ में ये लेंगे कि बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है और पेरेंट्स के साथ भी दिक्कत रहती है कि बच्चों ने अब 10th क्लास कर लिया, उनको किस स्ट्रीम में आगे लेके जाया जाए। थोड़ा-सा समय हम करियर काउंसलिंग के ऊपर भी आपके साथ देंगे कि करियर काउंसलिंग के ऊपर हम क्या-क्या कर सकते हैं और उसके बीच में और भी जो चीज़ें साथ-साथ निकलती रहेंगी, हम उस पर भी डिस्कशन करते रहेंगे। मैं जसकीरत सर से रिक्वेस्ट करूँगा, जसकीरत सर एक पीपीटी आप चलाएँ, जो हमने स्पेशली आज के सेशन के लिए बच्चों के लिए हमने बनाई है। और उसके अंदर आप देखेंगे कि हम किस तरह से स्कूल मैनेजमेंट बच्चों के लिए सिर्फ अभी के लिए नहीं, इनके फ्यूचर के लिए भी सोचता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनकी 10th के लिए सोच रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट ने उनके लिए फ्यूचर के लिए कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। 10+1 में आने के बाद वो स्कूल में किस स्ट्रीम के अंदर आना चाहें और हम उनको किस तरह से गाइड करेंगे, ये सब चीज़ें हमने बहुत पहले से इन सब बच्चों के लिए सोच के रखी हुई हैं। और जितनी भी क्लासेस अभी प्लस 1, प्लस 2 निकल चुकी हैं, वो सब इस चीज़ का एक लाइव एग्ज़ाम्पल है कि उन सब बच्चों के लिए हमने ये सब चीज़ें की, जो सब चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। हमने उनको वो सब माहौल यहाँ पर अपने स्कूल में प्रोवाइड कराया, ताकि बच्चों को जो उनका अपना समय उन्होंने स्कूल में बिताया है, वो उसी अपनेपन के साथ स्कूल से अपनी प्लस 2 की जो अपनी परीक्षा है, वो पास करके जाएँ और ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छे मुकाम पर आएँ। तो मैं सबसे पहले स्वागत करूँगा सभी पेरेंट्स का एक बार फिर मैं इस पीपीटी के अंदर और प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड चलाइए जसकीरत जी। और ये अगर करियर काउंसलिंग की हम बात करते हैं कि बच्चों के सबसे पहली चीज़ जो रहती है कन्फ्यूज़न की रहती है कि बच्चे पेरेंट्स, टीचर्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि बच्चे ने क्या करना है। ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपके साथ टीचर्स होते हैं बच्चों के साथ कि जो उनको समझते हैं, बच्चों ने क्या करना है। विद्यार्थी किस चीज़ के लिए बना है क्योंकि सभी लोग एक ही काम के लिए नहीं बने होते। सभी लोगों की अपनी-अपनी पसंद अलग-अलग होती है, अपना-अपना काम करने का स्टैमिना, कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं वो अलग होती है। तो सभी बच्चे अपने-अपने हिसाब से चलते हैं और किस बच्चे के पास क्या अपनी योग्यता है, वो हमने देखनी होती है। उस योग्यता के अनुसार बच्चे को क्या स्ट्रीम लेना है, इसके लिए हमारे जो टीचर्स हैं, वो ट्रेन्ड हैं, जो क्लास टीचर्स हैं, वो भी ट्रेन्ड हैं और बहुत अच्छी बात है कि जो क्लास टीचर्स प्लस 1 के हैं, क्योंकि आपके बच्चों ने प्लस 1 में जब यहाँ आना है, तो वैसे तो वो क्लास टीचर्स को जानते हैं, लेकिन ऑफ़िशियली एक बार उनसे इंट्रोड्यूस कराना हमारा काम है। तो क्लास टीचर में लीना मैम है और सुखबीर मैम है, जो कि प्लस 1 में आपके बच्चों को देखेंगे और वो भी इसी क्लास में हैं। हम चाहते हैं कि एक अच्छा भावनात्मक जो रिलेशन है आपके बच्चों का और क्लास टीचर का प्लस 1 में आपके साथ बने, ताकि आपके बच्चों की जो भी कन्फ्यूज़न हो, स्ट्रीम को लेकर, स्टडी को लेकर, करियर को लेकर, मॉरल वैल्यूज़ को लेकर, स्ट्रेस को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, उन सब चीज़ों में हम लोग आपके बच्चों का सहयोग करें। करियर काउंसलिंग को अगर हम लेकर चलते हैं तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहती है कि हमें क्या करना है, बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है और बहुत से पेरेंट्स और बच्चे ऐसे होते हैं जब 10th के एग्ज़ाम देने के बाद जो रिज़ल्ट की वेट करते-करते भी वो वेट कर रहे होते हैं कि हमने क्या करना है। कोई भी एक लाइफ़ की डायरेक्शन सेट नहीं होती।
तो नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा आपसे और शेयर करते हैं कि उसमें क्या चीज़ हमें दिक्कत करती है, हमारी कन्फ्यूज़न का क्या रहता है। तो एक इसके अंदर करियर काउंसलिंग की हमें ज़रूरत क्यों रहती है, उससे क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपके बच्चे को एक उचित मार्गदर्शन मिले और वो भविष्य में क्या करना चाहता है, वो भी आप लोगों के लिए थोड़ा आपको पता हो। तो इसमें सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं कि हमेशा ये होता है कि हमने क्या चूज़ करना है, हम लोगों की आवश्यकता क्या है, किसी बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है कि हम कौन-सा स्ट्रीम चुनें, सबसे पहली चीज़ ये होती है। और इसमें काम आती है चीज़ राइट करियर ऑप्शन कि हमारा जो फ्यूचर में स्टडीज़ के बाद जो हम अपनी जॉब करना चाहें, बिज़नेस करना चाहें, हम अपना कोई अपना काम को स्टार्टअप करना चाहें, तो वो इस टाइम क्या चीज़ हमें बिल्कुल ठीक रहेगी आने वाले टाइम में, ये सबसे पहले हमें वो चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उस चीज़ को चुनें। और इसमें एक एक्सपर्ट जो होते हैं, जिन्होंने बहुत सी जिनके पास नॉलेज होती है, हमें उसकी एक सलाह लेनी है, उसकी एडवाइस लेनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वो एक्सपर्ट आपके टीचर स्कूल के +1 +2 में होते हैं। स्पेशल एजुकेटर्स जैसे स्कूल ने आपके अपॉइंट किए हुए हैं और आपके आस-पास के जो लोग जिन्होंने कुछ इसमें स्पेशली कुछ डिग्री ली हो, उन एक्सपीरियंस हो, सिर्फ़ वही लोग आप लोगों के काम आ सकते हैं। क्योंकि बहुत बार हम कुछ ऐसे लोगों से अपनी सलाह ले लेते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो हमें एडवाइस देते हैं और हमारी जो लाइफ़ को कई बार वो खराब भी कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ऐसी और क्या चीज़ है। इसमें जो चीज़ आती है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड को अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा मापदंड है जो आपके बच्चे की योग्यता को निर्धारित करता है कि आपका बच्चा कितना किस चीज़ के लिए योग्य है। योग्यता सभी में होती है, लेकिन वो योग्यता कहाँ पर इस्तेमाल होगी, ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, उस बारे में बताता है। एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे विद्यालय में भी किया जाता है अगर आप चाहें। इससे आपके बच्चे को पूरी अपनी हायर स्टडीज़ तक और अपने करियर के लिए स्टडीज़ के बाद भी एक बहुत अच्छी दिशा मिलती है कि आप अपना जो फ्यूचर है, किस तरफ आप ले जाना चाहते हैं, कौन-सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, कौन-सा स्ट्रीम आपको लेना चाहिए और उसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये सब चीज़ें इस एप्टीट्यूड में मिलती हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट करने के बाद एक रिपोर्ट जनरेट होती है, जिसको कि एक बहुत एक्सपीरियंस्ड जो काउंसलर होते हैं, वो देखते हैं और वो बच्चे के साथ और पेरेंट्स के साथ मिलकर उनको ये बताते हैं कि बच्चे ने अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है। और ये 9th और 10th के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सभी बच्चों के लिए कि सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चा अपनी योग्यता को पहचाने। और इस टेस्ट के अंदर ऑनलाइन टेस्ट होता है, ये कंप्यूटर पर होता है। इसका करने का तरीका एक लिंक मिलता है, उसके ऊपर एक आपको आधे घंटे का या 1 घंटे का टाइम दिया जाता है और उसके बाद आपने उसके जो आंसर्स क्वेश्चन है उनके आंसर देने होते हैं और उसके ऊपर निर्धारित होता है आपका भविष्य, कि आप भविष्य में आगे क्या करना चाहेंगे। तो एप्टीट्यूड टेस्ट की एक बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस है सभी बच्चों की लाइफ में और 10th के बाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए विद्यालय के जो रिसेप्शन है वहाँ पर भी संपर्क किया जा सकता है कि इसको जो भी करवाना चाहें उसको कैसे करवा सकते हैं। और इसीलिए हमने इसको सबसे पहले नंबर पर रखा है। और अगली स्लाइड के अंदर आपको पता लगेगा कि इसके बाद की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, हम इसके बाद किस चीज़ के ऊपर चलें। और ये है बच्चे का इंटरेस्ट, कि बच्चे का एक विद्यार्थी का इंटरेस्ट उसका किस चीज़ में है। हमें लगता है कि कोई बच्चा मेडिकल के लिए जाना चाहता है, उसके मन में मेडिकल में जाने के लिए है, लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम कॉमर्स करो, नॉन मेडिकल हो, इंजीनियर बनो, तो यहाँ पर आके कुछ चीज़ें भविष्य के लिए उनको मुश्किल में डाल सकती हैं। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और हम उस काम को कर रहे हैं, तो उसकी सफलता की जो संभावना है बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ में हमारा मन है, हम उसको मन से करेंगे, मन से करना चाहेंगे, तो अगर हमें वो चीज़ नहीं भी आती होगी, कम भी आती होगी, तो भी उसमें हमारी जो सफलता है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एप्टीट्यूड के बाद हमने जिस चीज़ का ध्यान रखना है अपने बच्चे के करियर के लिए, वो होगा बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और ये पेरेंट्स को बच्चे के साथ जब बच्चा 14-15 साल का हो जाता है, 10 तक आते-आते, तो पेरेंट्स को सब पता होता है बच्चे के बारे में कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और इसके बाद भी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी सहायता ली जा सकती है। और इसके बाद जो हमारी चीज़ आती है कि बच्चा जो कोर्स करना चाहता है, जो स्ट्रीम लेना चाहता है, कि क्या वो कोर्स 10th के बाद +1 में, +2 में उसके स्कूल में अवेलेबल है? क्या वो चीज़ें उसके पास हैं? क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम करना चाहते हैं, बच्चों के मन में बहुत से सपने होते हैं, बहुत कुछ उन्होंने सपनों में देखा होता है, वो करना चाहते हैं,
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सब चीज़ें उनके लिए फ्यूचर में जाके प्रैक्टिकल रूप से भी उनके लिए सही हो। तो अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्स हमने देखनी है कि जो हमारे विद्यालय के पास कोर्सेज़ हैं, क्योंकि विद्यालय ने सभी बच्चों के लिए कॉमन जो पैटर्न अपना बनाया होता है, वो बिल्कुल जो बेस्ट कोर्सेज़ होते हैं, वो हमने रखे होते हैं। तो उस अवेलेबिलिटी में से कोर्स को करना, ढूँढना और अपनी पसंद के कोर्स को लेना एक बहुत बड़ी चीज़ है और हमेशा हमें उस कोर्स की तरफ जाना चाहिए, जिसके अंदर हमारा अपना इंटरेस्ट हो। और नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हम कि जो हम अपना करियर फ्यूचर में लेना चाहते हैं, जो हम कुछ बनना चाहते हैं, कि क्या उसका स्कोप है? हम जब बात करते हैं, सेशन होते हैं बच्चों के साथ और बच्चों से कॉमनली पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनोगे? तो इंजीनियर, डॉक्टर तो सभी होते ही होते हैं। अब बच्चों ने आजकल कुछ बच्चे एस्ट्रोनॉट कहते हैं सर हमने बनना है, कुछ बच्चे बिल गेट्स बनना चाहते हैं, जबकि उनको नहीं पता कि वो क्या लाइन होती है क्योंकि अभी उनकी समझ इतनी विकसित नहीं हुई। बहुत से बच्चे पीछे जो यूएसए के प्रेज़िडेंट हैं, उनको बनने की कोशिश में भी थे, वो भी बनना चाहते हैं। ये खुद स्टूडेंट हमें बताते हैं कि सर मेरा मन है कि मैं वो बनूँ, कि मैं यूएसए का प्रेज़िडेंट बनूँ। लेकिन हम उसके लिए जो काम कर रहे हैं, क्या उसका स्कोप है? हमने जो अपना करियर चुनने के लिए हमने जिस दिशा में हम जा रहे हैं, जो हम कोर्स कर रहे हैं, जिसके ऊपर पेरेंट्स का पैसा लगेगा, बच्चे के भविष्य के अंदर 3, 4, 5 साल लगेंगे, कि क्या वो सब करने के बाद उसका स्कोप होगा? हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि आने वाले समय में किस चीज़ का स्कोप है। हम एक उदाहरण की बात करें, तो पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि हमारी हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है। अगर हम बात करें हमारे जीएसटी, हमारे अकाउंट्स, हमारी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, वो सब ऑनलाइन होती जा रही हैं। तो आने वाले समय में अगर हम सीए की बात करें, जो इसके एडवोकेट्स होते हैं, तो शायद इनका इतना ज़्यादा भविष्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि ये सब चीज़ें पहले मैनुअल होती थी, इस बीच में हमें सब लोगों की ज़रूरत होती थी। लेकिन सरकार भविष्य में बदलाव करती जा रही है। कुछ सालों में उसने बदलाव किए हैं, तो आने वाले समय में बदलाव के कारण बहुत सी चीज़ें उन्होंने इतनी आसान कर दी हैं कि हम लोग अपने घर में बैठकर हम अपनी रिटर्न फाइल कर लेते हैं, जिसमें हमें कोई मुश्किल नहीं होती। तो हमें ये भी देखना है कि हम जिस चीज़ में पैसा लगा रहे हैं पेरेंट्स का और जिस चीज़ में हम अपना समय लगा रहे हैं, कि क्या इतना समय लगाने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद उसका कोई स्कोप भी होगा उस समय में? ये भी देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसे टिप्स हैं कि जो हमेशा पेरेंट्स को, बच्चों को ये काम आएँगे और फ्यूचर में भी +1 +2 करने के बाद भी जब वो अपनी स्टडीज़ के लिए और आगे जाते हैं, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में, किसी फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, तो क्या वो चीज़ें उनके काम आएँगी? और इसके बाद अगली स्लाइड में आपको और थोड़ी क्लैरिटी आपकी होती जाएगी साथ-साथ कि हम इसके बाद क्या करना चाहेंगे। इसमें है हर्ड मेंटालिटी और ये चीज़ वो है कि जिनको हम कहते हैं अक्सर ये बोला जाता है सुनी-सुनाई बातों में हम किसी को सुनते हैं, अपने किसी रिश्तेदार को कि उनके किसी भतीजे ने, किसी बेटे ने, किसी और रिश्तेदार ने, छोटे बच्चे ने कोई कोर्स किया, कोर्स करके उसकी जॉब लग गई, उसका पैकेज बहुत बढ़िया हो गया, 15-20 लाख रुपए उसको साल के मिलने शुरू हो गए। हम वो सुनकर अपने बच्चे को भी उसी लाइन के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, जिसका हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि क्या वो बच्चा उस चीज़ को कर पाएगा। हमें पता नहीं होता कि क्या बच्चे की इतनी कैपेबिलिटी है और हम फटाफट से उनकी बात सुनकर अपने बच्चे को उसकी हम फटाफट अपना नेट ऑन करते हैं। नेट ऑन करने के बाद हम फटाफट से गूगल के अंदर जाके जसकीरत सर आप म्यूट करें, जो भी अभी अनम्यूट हैं। अक्षित हैं अभी, उनको प्लीज़ आप म्यूट कर दें। तो सुनी-सुनाई बातों के ऊपर जाकर हम फट से किसी की बात सुन के अपना गूगल ऑन करते हैं और हम उसके कोर्स के लिए हम डिटेल्स ढूँढनी शुरू कर देते हैं कि अब ये वाला कोर्स कहाँ से होगा, इस कोर्स को हमें कहाँ करना पड़ेगा, इसका फ्यूचर क्या होगा और हम फटाफट से अपने बच्चे को मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं कि देखो, उनके बेटे ने इतना कुछ किया, इस कोर्स को करके यहाँ तक पहुँच गया, तुम भी ये करो। तो हमें हमेशा सुनी-सुनाई बातों से, हर्ड मेंटालिटी से हमें बचना होगा। इससे बचने के बाद ही हम ऐसा कुछ कर पाएँगे, जो हमारे बच्चे के लिए ठीक रहेगा और हमारा बच्चा एग्ज़ाम्पल बने आने वाले समय में। और स्किल्स की बात करें तो हमारे बच्चे में क्या वो स्किल्स हैं? क्या वो बच्चा वो सब कर सकता है? जो चीज़ें वो कर सकता है, हमें उसी के हिसाब से उसको अपना जो कोर्स में चुनने में सहायता करनी चाहिए, जो उसके अंदर अपने स्किल्स हैं। और बच्चे को भी स्किल अपने पता होते हैं, पेरेंट्स को भी पता होते हैं और इन दोनों से ज़्यादा जो उनके क्लास टीचर्स होते हैं, उनके स्कूल के टीचर्स होते हैं, वो बच्चे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनको ये सब चीज़ें पता होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में स्किल्स के बाद अगर हम बात करेंगे, बच्चे की पर्सनैलिटी। बच्चे की पर्सनैलिटी भी क्या इस तरह की है कि वो जो चीज़ आप उसको लेकर देना चाहते हैं, वो कर पाएगा? कॉन्फिडेंस की कमी अक्सर बच्चों को आगे बढ़ने से रोकती है।
और कॉन्फिडेंस के बिना हम कुछ भी बच्चे से अपने नहीं करवा पाते। हमें सबसे पहले बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना है कि आप कर पाओगे। अगर उनको कोई कॉन्फिडेंस के लिए, पर्सनैलिटी के लिए कुछ क्लासेस लगानी हो, कुछ टिप्स लेने हो, तो वो भी हमें करवानी चाहिए ताकि बच्चों की पर्सनैलिटी ऐसी बने कि वो आने वाले समय में जो भी वो चीज़ करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से उसको करें। तो ये बात है पर्सनैलिटी की। और पर्सनैलिटी के बाद अगर हम बात करें कि जो वो कोर्स करेगा, क्या उसकी वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ या कुछ वैल्यूज़ उसकी लाइफ में बनती है या नहीं बनती? बहुत बार हम ऐसा काम कर लेते हैं कि जो पैसा ज़रूर उसमें आता है, लेकिन वो समाज के विरुद्ध होते हैं ऐसे काम। हमें हमेशा ऐसे कामों से बचना है कि जिनकी सोशल वैल्यूज़ ही नहीं हो, जिनको करने से हमारा नाम बदनाम होता हो, अच्छा ना होता हो। हम कभी भी ऐसे काम को ना करें। तो हमने अपनी वैल्यूज़ को भी ज़रूर देखना है। ये जिसकी सर आगे। और इसके बाद बात आती है स्कूल की सपोर्ट की, जो कि एक सबसे पहली बात है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है, स्कूल की सपोर्ट के बिना जो बच्चे हैं अभी, क्योंकि छोटी एज है, अभी इनको समझ नहीं है और पेरेंट्स के पास भी इतना कोई ज़्यादा बहुत अच्छी ट्रेनिंग हमारे पास सभी, अगर मैं भी पेरेंट हूँ, हम सब लोग जैसे पेरेंट हैं, तो हम लोगों के पास कोई बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं होती। हमें कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि हमने बच्चों को जो पालन पोषण है और उनका जो करियर है, हमने उनको कैसे लेकर देना है, कैसे हमने उनकी दिशा निर्धारित करनी है। तो इसके लिए जो स्कूल का जो स्टाफ होता है, स्कूल की जो प्रबंधन समिति होती है, टीचर्स होते हैं, उन सब की सपोर्ट के बिना बच्चा अपनी +1 +2 कर तो लेगा, लेकिन उनकी सपोर्ट के साथ फ्यूचर की जो उसकी डायरेक्शन है, वो उस तरफ बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो स्कूल की सपोर्ट आपको लेनी चाहिए। स्कूल के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं आपके लिए, स्पेशली आपके बच्चों के लिए, कि जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो आप स्कूल की सपोर्ट लेकर ज़रूर ये करें ताकि बच्चा अपना जो इस समय का टाइम है, अगर मैं इसको थोड़ा कंपैरिज़न करूँ, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक पेड़ कहीं लगा हुआ है जिसको लगे हुए 8-10 साल हो चुके हैं। उसने अपनी जड़ें वहाँ बना ली हैं, मिट्टी में पकड़ कर ली है, और 10 साल के बाद हम उसको, पेड़ को वहाँ से निकाल कर किसी नई जगह पर जब लगाते हैं, तो उस पेड़ के पनपने की संभावनाएँ बिल्कुल ना के बराबर हो जाती हैं, कि वो पेड़ ज़रूरी नहीं कि वहाँ जाकर, बाहर जाकर पनपेगा। बच्चों का भी सेम यही होता है कि बच्चे एक स्कूल के अंदर, पुराने स्कूल के अंदर काफ़ी टाइम से हैं, काफ़ी सालों से हैं। स्कूल के साथ उनका बहुत अच्छा एक रिलेशन बना हुआ है, टीचर्स वो समझते हैं। और ये समय जो बच्चों के बिगड़ने का, बनने का, कुछ करने का, कुछ सीखने का होता है, और स्पेशली बच्चों की जो समझने की जो एज होती है, अगर हम थोड़ी आंकड़ों की बात करें, तो आंकड़ों के हिसाब से भी यही जो उम्र होती है बच्चों की, +1 +2 तक आते-आते, कॉलेज से पहले का टाइम इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जब बच्चे को ज़िंदगी में क्या बनना है, किस तरह की आदतें उसमें विकसित होनी है, किस तरह की संगत उसको मिलेगी और उसने किस डायरेक्शन में जाना है, ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो हमें +1 +2 का बच्चे के लिए बहुत ही एक सेंसिटिव, संवेदनशील समय होता है कि जब हमें उसको बहुत सी सपोर्ट हमें करनी पड़ती है, और स्कूल इस सपोर्ट को करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद कुछ चीज़ें जो बच्चे करते हैं, हम लोग करते हैं, कुछ ऐसी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको दिखाते हैं कि ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं, हम कई बार नहीं कर पाते, और क्या-क्या ऐसा हमारे साथ रहता है। कई बार हम ऐसी मिस्टेक्स भी कर जाते हैं, कई बार ऐसी गलतियाँ हमारे से हो जाती हैं। जसकीरत सर, नेक्स्ट स्लाइड में आप बताइए ज़रा क्या चीज़ है? तो बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं जो हम कर जाते हैं, क्योंकि मिस्टेक्स के अंदर हम अगर हम बात करें, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी होती है। पूरी तरह से हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और हम अपने बच्चे को वो सब मोटिवेट करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस की कमी बच्चों में रहती है, कई बार हम उनको कुछ बनाना चाहते हैं, और दूसरी बात है कि हम लोग जो बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, हम खुद अवेयर नहीं होते, क्योंकि हमें दूसरों की बातों के ऊपर अब जब हम चलते हैं, तो हमारी अपनी अवेयरनेस पूरी नहीं होती, और क्लैरिटी नहीं होती हमें कि चीज़ों की, कि किन चीज़ों में हम कुछ हमें करना है, क्या करना है। और हमारे पास भी गाइडेंस नहीं होती, क्योंकि अगर हम बच्चे को यूपीएससी में बिठाना चाहते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या गाइडेंस, हमें भी पता हो कि हम अपने बच्चे को क्या बताएँ, तो वो भी हमारे पास नहीं होता। और कई बार बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि ये सब चीज़ें तो मेरे लिए बहुत ईज़ी है, हम कर लेंगे। लेकिन बच्चा, उसको तभी कहा जाता है क्योंकि वो बच्चा है, उसकी समझ इतनी विकसित नहीं है। अगर उसको ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तो उसको बच्चा कौन कहेगा? तो ओवर कॉन्फिडेंस की जो ज़्यादा जब हो जाता है, तो वो चीज़ें भी उनके अंदर जाकर उनको आगे आने वाले टाइम में दिक्कत करती हैं। और इसके बाद आती है रोल मॉडल। हम अपना मन में, जैसे हमने बिल गेट्स को अपना रोल मॉडल बनाया हुआ है, हम बिल गेट्स जैसा बनने की कोशिश करते हैं,
मन में तो आता है कि वैसा बने, लेकिन उसके लिए रास्ता क्या होगा, उस रास्ते की मुश्किलें क्या होगी, उस रास्ते को तक पहुंचने के लिए, बिल गेट्स बनने तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या संघर्ष करना पड़ेगा, किस तरह की हमें परीक्षाएं पास करनी पड़ेगी, किस तरह की हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, उन सब चीजों की भी हमें पता नहीं होता। रोल मॉडल देखकर वैसा बनना, सोचना, सपना लेना एक अच्छी चीज है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए रास्ते, उसकी मुश्किलें, उसकी कठिनाइयां भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये हमारी कुछ मिस्टेक्स हैं। इसके बाद आप बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या चीजें हैं कि जो हमें दिक्कत करती हैं। इसमें लिमिटेड जो आउटलुक फॉर करियर और ऑप्शंस के, बहुत लिमिटेड हमारी सोच होती है, हम ज़्यादा नहीं पता करते और हमें पता भी नहीं होता, और इसीलिए करियर काउंसलर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी ये फील्ड होती है। वो 24 घंटे इसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि आपके बच्चे के लिए कहाँ-कहाँ से क्या-क्या करियर, क्या-क्या कॉलेज ढूँढ के लाए जाएँ, ताकि आपके बच्चे को बहुत अच्छे से फ्यूचर मिले, बहुत अच्छा कॉलेज मिले। और प्लीज़िंग अदर्स मीन्स कि दूसरों को खुश करना। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे किसी चीज को, या आप लोग अपने बच्चे को कोई सब्जेक्ट इसलिए लेकर देते हो क्योंकि वो आपके किसी ऐसे इंसान ने आपको समझाया है कि जिसको आप नाराज नहीं कर सकते, आपको उनको खुश करने के लिए वो सब्जेक्ट उनको लेकर ही देना होगा। और सबसे बड़ी जो हमारे समाज के अंदर आज के समय में बन चुकी है, जो कि एक अभिशाप कहा जाएगा, वो है सोशल स्टेटस। कि जिसको सोशल स्टेटस को, सामाजिक जो हमारा स्टेटस है उसको लेकर, बच्चा अगर फुटबॉलर बनना चाहता है, म्यूजिशियन बनना चाहता है, लेकिन हम उसको डॉक्टर ही बनाने पर तुले हैं, क्योंकि उसके म्यूजिशियन बनने से, फुटबॉलर बनने से हमारी नाक कट जाती है। लोग क्या कहेंगे? ये सब चीज़ें, अगर हम, कोई हमारे से पूछता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है? हम बोलते हैं कि वो म्यूज़िक की क्लासेस लगाता है, और दूसरे का बच्चा अगर कोई एमबीबीएस के लिए तैयारी कर रहा है, तो हमारा सिर नीचा हो जाता है। लेकिन हम अपने सिर के लिए, अपने बच्चे के जो ख्वाब हैं, अपने बच्चे की जो उसकी अपनी योग्यता है, हम उसको नहीं देखते। तो अपने स्टेटस के लिए अपने बच्चे को कुर्बान मत करें, वो करें जो आपका बच्चा चाहता है। और जो कंसल्टेशन हमें चाहिए, किसी काउंसलर से चाहिए, वो हमें लेनी चाहिए, हमें देखना चाहिए। और कई बार पेरेंट्स को लगता है कि हम ही बहुत से काउंसलर हैं अपने बच्चे के लिए, और हम अपने बच्चे की बहुत अच्छी काउंसलिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि हालत ये होती है कि घर में अगर घिया की सब्जी बनी हो तो बच्चा उनके कहने से वो भी नहीं खाता, और काउंसलिंग हम अपने बच्चे की फ्यूचर के लिए करना चाहते हैं। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि काउंसलर ही जो एक्सपर्ट हैं अपने काम के, हमें उनसे कंसल्टेशन लेकर उनसे ही बात करनी चाहिए, ताकि वो बच्चे को अच्छे से समझा पाएँ और वो बच्चे को अच्छे से समझ भी पाएँ। और इसके बाद आता है कि हमारी जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग, कि हम बहुत छोटे लेवल का कई बार सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं सोच पाते। हम सिर्फ़ ये सोच लेते हैं कि बच्चे को ये कोर्स करवाने से ये चीज़ रहेगी, लेकिन बच्चे की लाइफ़ बहुत बड़ी है। क्या उस कोर्स की अहमियत आज अगर अभी है, 2 साल बाद, 4 साल, 5 साल बाद है, तो क्या वो 20-30 साल बाद भी रहेगी? या वो 5 साल बाद या 10 साल बाद बच्चा फिर से अपने आप को बदलेगा, फिर से कोई नई तरह की पढ़ाई करेगा, क्योंकि उस कोर्स की अहमियत खत्म हो चुकी होगी। और फिर उसके बाद वो फिर ऐसा कुछ करेगा कि फिर से पढ़ाई करके नई ज़िंदगी अपनी शुरू करेगा, तब तक उसकी 30-40 साल की उम्र हो चुकी होगी। तो आज ही हमें उसको वो डायरेक्शन देनी है कि जो उसकी लाइफ़ लॉन्ग उसके काम आए। और इसके बाद कुछ और बात है, जैसे से देखिए ज़रा एक बार, कि हमारी मेरे ख्याल स्लाइड्स कंप्लीट हैं। जनरेशन की अगर हम बात करें, तो आज की जनरेशन की जो सबसे बड़ी कमी है कि वो अपना कभी भी फ्यूचर को प्लान नहीं करते। वो जस्ट अपने आज के टाइम को सोचकर, अपने आस-पास के जो हमारे गानों के अंदर हमें चीज़ें दिखती हैं, मूवीज़ के अंदर चीज़ें दिखती हैं, उनको देखकर हम प्लान करते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग कभी भी नहीं करते, और इनको सिखाया भी नहीं जाता कि फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करनी है। हम एक भेड़-चाल जिसको हम कहते हैं, कि हम क्राउड को फ़ॉलो करते हैं। हमेशा जो दूसरे लोग कर रहे हैं, हम उसके पीछे-पीछे जाते हैं। हमें, वो भी हमारी एक बहुत बड़ी गलती है। हमने भीड़ के अंदर अपना अलग रास्ता अपना बनाना है। हम हमेशा, मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स क्लास लगाते हैं, मैं सभी को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि गेट आइडेंटिफाइड इन द क्राउड। भीड़ में अपनी अलग से पहचान बनाओ, भीड़ का हिस्सा नहीं बनो। स्टेज पर जब कुछ लोग बोलते हैं, 5 या 10 लोग बोलते हैं, तो उनके सामने हज़ारों की भीड़ तालियाँ बजाने वाली होती है। हमने हज़ारों की भीड़ में बैठकर तालियाँ बजानी है, या हमने स्टेज पर आकर बोलना है, ये हमारी अपनी ऑप्शन है। ये कोई मजबूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है, ये हमारी अपनी ऑप्शन है। और इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, कि दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस, दूसरे लोगों का जो कहना है हमारे ऊपर कितना है, हम उसको कितना सुनते हैं, कितना समझते हैं, ये भी चीज़ एक हमारे साथ लाइफ में रहती है। और इसके बाद और क्या है, जिसकी वजह से इसके नेक्स्ट में, और जो पेरेंट्स का डिसीजन है, कई बार हमें बहुत मजबूरी में मानना पड़ता है, जबकि शायद वो, वही बात है कि स्टेटस के कारण बहुत बार शायद वो ठीक ना हो। तो कंसल्टेंट की, करियर काउंसलर के साथ जाकर जो एक बीच का रास्ता निकलता है, जिसको हमारे प्रिंसिपल सर विन विन सिचुएशन भी बोलते हैं, कि पेरेंट्स भी विन करें और बच्चा भी विन करे, तो विन विन सिचुएशन में ही हमें हमेशा चलना चाहिए। और लैक ऑफ मोटिवेशन, बच्चों को घर से मोटिवेशन नहीं मिलती, मोटिवेट नहीं हो पाता, और पिछड़ने का कारण ये भी सबसे बड़ा रहता है
और एक सबसे बड़ी बात रहती है कि बच्चों की एक अपनी जादुई दुनिया, ड्रीम की दुनिया, एक फैंटेसी वर्ल्ड एक बना रहता है बच्चों का, कि सपनों की दुनिया रहती है। और वो सपनों में बिल गेट्स या यूएस के प्रेसिडेंट तो जरूर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या वो सच्चाई है, क्या वो रियलिटी है? हमें अपनी रियलिटी को ही सबसे पहले देखकर आगे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो मेरे ख्याल से काफी चीजें हमारी कवर हो चुकी हैं, ज्यादातर हमने चीजें कर ली हैं। और इसके बाद मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हम लोग जैसे कालका पिंजौर में रहने वाले लोग हैं और कई बार हम बाहर भागते हैं। वही बात है कि हम अपने एक 10 साल पुराने पेड़ को हम अपनी जगह से निकाल कर किसी दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो क्या हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उसके ऊपर फ्यूचर में नजर रख पाए, हम उसको देख पाए कि आज जो अपने हमारे से एकदम से पिंजरा खोलने के बाद जो पंछी को एकदम से जो खुला आकाश मिला, क्या वो आने वाले समय में इस आकाश में रहकर खुद को संभाल पाएंगे, या अपने आपके हाथ से निकल जाएंगे और आने वाले समय में आपको मुश्किल करेंगे? तो एक हमारा सभी का ड्रीम रहता है, बच्चों का ड्रीम रहता है कि हम किसी बड़े शहर में जाएं, और जो हमारे के आसपास बड़ा शहर चंडीगढ़ है। क्योंकि छोटे शहर से निकलकर बड़े शहर में जाना, वहाँ के मजे लेने, वहाँ की लाइफ को एंजॉय करना सबके मन में है, लेकिन उसकी भी एक उम्र होती है। और इस एज के अंदर अभी +2 या कॉलेज तक, कॉलेज में जाना जरूरी है क्योंकि हायर एजुकेशन है। +2 में भी ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हमें मजबूरी हो कि हम अपना ये शहर छोड़कर दूसरी जगह जाएं। और दूसरी बात यह है कि 85% कोटा जो चंडीगढ़ के पास है, और उसके बाद जो बाकी बचता है 15%, जिसको कि हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और बाकी सब जगह में बांटा गया होता है, बाहर के जितने भी स्टूडेंट्स है वहां जाते हैं। और एक बहुत बड़ा क्राउड हर साल जाता है, लेकिन क्या सभी कामयाब होते हैं, ये हमें सोचने वाली बात है। और अगली स्लाइड में देखते हैं आगे और क्या चीज है। 1700 बच्चे जो चंडीगढ़ के हैं जिनको के एडमिशन नहीं मिली स्कूल्स के अंदर, ये भी एक न्यूज़ है जो कि आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करना चाहता था, क्योंकि आप लोगों के भी इस चीज़ की अवेयरनेस रहे। हम लोग सभी अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि हमारा ध्यान इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता। और क्लास 11th के बच्चों को, 1700 बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाई क्योंकि वहाँ पर रश इतना हो गया और स्कूल के अंदर इतनी सीट नहीं थी। तो ये भी चीज़ हमें आगे आगे दिक्कत कर सकती है। और सबसे बड़ी एक जो खबर है सभी के लिए कि 18% स्टूडेंट जिनको हम स्ट्रीम दिलवा देते हैं या वो अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रीम ले लेते हैं, उनमें से 18% स्टूडेंट अपना स्ट्रीम जरूर बदलते हैं क्योंकि वो उस चीज को कर नहीं पाते। हम सपने देखकर हायर स्ट्रीम की तरफ चले जाते हैं जो कि टफ होता है, लेकिन हम उसको कर नहीं पाते। और दूसरी एक छोटी सी न्यूज ये भी है कि चंडीगढ़ के जो इस टाइम रूल बने हैं उसमें एडमिशन के लिए 10+1, 10th के बाद अगर एडमिशन लेनी है 10+1 में, तो बच्चे ने उसी स्कूल से 10th की हुई हो तो उसको 10+1 या 10+2 में आगे चलती है। ये भी सीबीएसई चंडीगढ़ ने अपना रूल बनाया हुआ है। तो इन चीज़ों की तरफ भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा जब भी हम बच्चे की परीक्षाओं के बाद हम देखें। और इसके बाद क्या चीज़ है, इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने इतने ध्यान से सब चीज़ों को सुना। तो मैं रेनू मैम, आप प्लीज़ आप आगे आए। धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु जी, आपने सच में ही धन्यवाद हिमांशु जी, आपने आज जितनी भी बातें जो हैं वो हमारे बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ की हैं। जितनी भी बातें जो हैं वो हमारे बच्चों के साथ और अभिभावकों के साथ की हैं, वो सच में ही इस समय की सबसे बड़ी मांग है। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति, कोरोना काल की परिस्थिति के बारे में बात नहीं कर रहे। वर्तमान परिस्थिति मतलब कक्षा 10वीं के बाद हम बच्चों के साथ बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव करने की विचार रखते हैं। और खासकर ये जो आपने छोटे क्षेत्रों की बात की, हमारे मन में, कह लीजिए, मुझे ये शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए कि हीन भावना, लेकिन आता है कि हम दुनिया की चकाचौंध को देखकर ना अपने आप को ऐसा मानना शुरू कर देते कि हम हीन भावना से ग्रसित हो रहे, हम बहुत छोटे हैं। अगर मैं खुद की बात करूं तो शायद जहां मेरा जन्म हुआ था वो बहुत छोटा सा गांव है। आज वो गूगल बाबा जो है, उस गूगल बाबा के मैप में वो गांव आज तो दिख रहा है, लेकिन अगर आज मैं 40 साल पहले की बात करूं तो शायद उस गांव को मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता था। लेकिन क्या मेरी वहां पैदाइश होना और मेरा विकास होना, क्या उसने मेरी अंदर की क्षमताओं को रोक दिया? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें अपने मन में हमेशा यही रखना है कि हमारी क्षमताएं जो हैं, जहाँ पे हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, वहां से जितनी अच्छी विकसित होंगी ना, वो कहीं और से विकसित नहीं हो सकती। क्योंकि एक बने बनाए पेड़ को उखाड़ कर किसी और जगह पर लगा देना कि हाँ, यहाँ रोशनी बहुत ज्यादा आ रही है, यहाँ पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, यहाँ
उससे खाद बहुत अच्छी मिलेगी, जरूरी नहीं है। ये सिर्फ हमारी एक संकल्पना हो सकती है, क्योंकि हमें बाहरी रूप दिख रहा है। तो धन्यवाद हिमांशु जी, आपने बहुत सारी चीजें जो है वो आज हमारे बच्चों के सामने रखी हैं, ताकि वो एक नई सोच के साथ जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास करें। और अगर हम मतलब आपकी इन्हीं बातों के साथ अगर मैं आज के समय की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करूं, जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी तो यही कह रही है कि वो भी यही इसी बात पे जोर दे रही है कि हमें बच्चे की बुनियादी योग्यता जो है ना उस पे जोर देना है, ताकि उसके अंदर की जो क्षमता है, जो उसके अंदर की जो काबिलियत है ना वो निखरे। ये नहीं कि सामने दुनिया के अंदर क्या हो रहा है उसको देखकर वो चलता रहे। ठीक है, दुनिया के साथ भी तालमेल बिठाना है, लेकिन अपनी योग्यता के अनुसार। अपनी योग्यता जो है, अपनी क्षमता जो है उसको निखारना है, अपनी जो कला है उसको आगे लाना है, और वो कला जो है हम अपने आप के तरीके से ही बाहर ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य हमारे विद्यालय की उपाचार्य श्रीमती पल्लवी भारद्वाज जी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो मैं उपाचार्य जी से निवेदन करूँ वो हमारे अध्यापकों और बच्चों के साथ रखें। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते ऑल द स्टूडेंट्स और सभी अभिभावकों को मेरा नमस्ते। सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे से जुड़े, अपना समय निकाला, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू हिमांशु सर। मिस्टर हिमांशु ने इस चीज को, इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को जो राह दी है, आई एम रियली थैंकफुल मिस्टर हिमांशु, जो इतनी अच्छी तरीके से हर एक चीज को, हर एक एस्पेक्ट को समझाने की कोशिश की है। मैं सबसे पहले अभिभावकों से पहले मैं थोड़ी सी दो बातें बच्चों से करना चाहूंगी। मैं समझ सकती हूँ कि बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे हैं, और जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट हो रही है, कुछ चीजें ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आ रही हैं, बहुत सारी चीजें मन में चल रही है कि किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न होगा, क्या होगा। तो किसी भी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम एक एक सब्जेक्ट का पैटर्न, उनके क्वेश्चन वाइज किस तरह से हमारे क्वेश्चन बैंक्स में आ रहे हैं, वो हम आपके ग्रुप्स में डालते रहेंगे, जिससे कि बच्चों की प्रैक्टिस में कहीं कोई कमी ना आए। So first of all, I would like to address my dear students. So dear students, first of all, let me affirm that examination are the most wonderful thing in any human's life. As being a chemistry teacher, let me explain you this concept in chemistry. They are litmus test of our ability, strength, and self-management. Anyone who is scared, that means you're already failed. So examination fear is an indicator which did not utilize our time optimally. It means we kept postponing preparing for exams. कहीं अगर हमें डर लग रहा है, means we are not utilizing our time. So it is very, very important right now to utilize the time. Let me tell you, dear students, if there is no exams, definitely you will never study seriously. The first and the foremost thing about the exam is scared of them. Each examination is succeeded by a preparatory time, which must be utilized optically. Now this is December going on, and we are left only with the 2 months, that's January and February in between. We are getting a very less time right now because we didn't work out and didn't utilize the time which was given to us before this, from April onwards. So nothing to worry. Only the thing is a proper planning is required. So there are few points and tips I would like to share with you all. First is don't panic. Second, whatever time is left, make best use of it. Third, if you're carrying a phone, give this phone for only take your phone only for studies.
For the rest of the things, you have time after your exams. Carry on with all the chats and everything after your exams. And for this, मैं पेरेंट्स और अभिभावकों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज पूरी निगाह बच्चों पे रखें. जैसे ही पढ़ाई का टाइम खत्म हो, मोबाइल अपनी कस्टडी में ले लें. बहुत ज्यादा एक्सपोजर का इन्हें टाइम ना मिले. Do study the subjects, topics and concepts that you like. सबसे पहले अपनी पसंदीदा टॉपिक्स को अच्छी तरह रिवाइज करें. The more complex topics can be studied later, revised by writing notes. Just looking at the questions and answers won't help out. इसलिए हर चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना, समझना बहुत जरूरी है. और सबसे पहले इजी टॉपिक्स उठाएं, उसके बाद टफर टॉपिक्स की तरफ जाएं. डू टेक फ्रीक्वेंट शॉर्ट ब्रेक्स. छोटे छोटे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है. 20 मिनट का ब्रेक हर 1 घंटे के बाद में बहुत जरूरी है. उस ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप टीवी देखेंगे या टेलीफोन मतलब या अपना मोबाइल के साथ रहेंगे या लैपटॉप में कोई गेम खेल लेंगे. इसका मतलब ये है डू सर्टेन एक्सरसाइजेस, फ्रेशन अप योरसेल्फ, गो इन योर बालकनीज, take a breath, do some good work for yourself, eat some healthy foods, cook yourself if you feel like, but no TV, no media during these days. Study alone. This is also very important. Normally what happens is we always go and prefer कि कंपनी में फ्रेंड्स की कंपनी मिलेगी तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी, but let me tell you and warn you, this won't be a great help. Only the thing is it's going to help out is when you study alone. Just be strong and study hard. Remember, there is no shortcuts for success. Am I clear, students? Don't take any shortcuts. And all the best for your exams. I know you all are going to excel. Let me tell you many more things also in the due course of time, as we will be joining again and again with each other. अभिभावकों के लिए है कि प्लीज अपने बच्चों का बहुत बहुत ध्यान दें और उनको हर तरह से उनकी मदद करें जहां भी हो सकता है. यहाँ पे अगर कोई भी आपको क्वेरी आती है, कोई डाउट है, तो प्लीज आप डाउट सेशंस में पूछ सकते हैं. इन केस अगर डाउट सेशंस में टाइम नहीं है शाम को, तो आप कभी भी पीरियड के लिए टीचर को पर्सनली टैग कर सकते हैं. जो भी टॉपिक, जो भी. Yes, Shivani, you want to say something? Okay, might be my mistake. तो बहुत सारी चीजें हैं. अभिभावकों से स्पेशल वो है कि हम इतनी सारी मेहनत यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि हम बच्चों के साथ नहीं हैं. तो हमारी जगह पे आप लोग हैं, तो आप थोड़े टाइम के लिए हमारी जगह वहां पे लीजिए. जो भी चीजें यहाँ से जरूरत की हैं वो हम भेजते रहेंगे, लेकिन बाकी का जो ध्यान देने वाला प्रोसेस है, फिजिकल टच है, जो हमारा पर्सनल टच है, इस वक्त आप ही हैं हमारी जगह. तो प्लीज अपने बच्चों को देते रहिए. हमारे स्कूल में जब 11th में बच्चे आएंगे, उनके स्ट्रीम के लिए, जैसे हिमांशु सर ने बहुत सारी चीजें पहले ही बता दी है, तो हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट भी है. और उसके अलावा हम मेरिटोरियस सीनियर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, जैसे कि 100% स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप. ये सब डिपेंड करता है बच्चे की परफॉर्मेंस पे. तो 90 अबव को पूरी 100% स्कॉलरशिप मिलती है. यहाँ तक कि इस कोरोना के टाइम पे भी हमने अपने बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी हैं. तो कहीं भी हम अपने फर्ज से रुके नहीं हैं. आशा करते हैं कि आप भी हमें पूरी तरह से, हर तरह से सपोर्ट करेंगे. अभी हमारे पास जो है नोटिस भी आया है कि 10th और 12th की हम रीओपनिंग कर सकते हैं क्लासेस की. तो हम बहुत ही जल्द आपको पूरा का पूरा टाइम टेबल और स्टडी शेड्यूल भेजेंगे, जिससे कि बच्चे जो हैं वो स्कूल में आके टीचर से इंडिविजुअली भी पढ़ सकते हैं. तो बहुत जल्द हम वो भी आपके साथ साझा करेंगे और आशा करते हैं कि आप सब हमें पूरा पूरा अपना समर्थन देंगे, हमें सपोर्ट करेंगे और इस चीज को हमारे बच्चों को
और ज्यादा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। तो मेरी ओर से इतना ही। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेज सकते हैं, जिससे हम आपको आपके उत्तर समेत आपको सेटिस्फाई कर सके। तो एक बार फिर सारे टीचर्स जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे अभिभावक जो कि इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। So children, all the best. Again, I'll repeat my one thing: no shortcuts for success. So be strong and study hard. All the best. Namaste and thank you. Thank you, ma'am. 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 Thank you. थैंक यू वाइस प्रिंसिपल मैम, आपने बहुत अच्छा बच्चों को गाइड किया। Thank you, sir. और मैं बच्चों से भी और पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि अगर अभी आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हो जो आप कुछ कंफ्यूजन हो, पूछना चाहते हो, तो हमारा एक पैनल आप लोगों के लिए स्पेशली अभी मीटिंग में है। आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई चीज आ रही हो, आप चैट बॉक्स में टाइप करके लिख भी सकते हैं और हमसे वैसे भी पूछ सकते हैं अगर कुछ ऐसा हो। और आप ऋषि सर को या अपने जो क्लास टीचर है उनको डायरेक्ट आप पर्सनल क्वेश्चन भी उनके व्हाट्सएप पर कर सकते हो, तो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाएगा। हिमांशु सर, एक क्वेश्चन अभी यहाँ से पॉप अप हुआ है जो मेरे पर्सनल उसमें आया है। इट इज बेसिकली फॉर द वोकेशनल कोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, फॉर द वोकेशनल कोर्सेज मैं आपको बता दूं कि 11th-12th में हमारे पास अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है, सेल्फ लाइफ इंश्योरेंस है, ऑटोमोटिव्स है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स, इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हिंदुस्तानी म्यूजिक, वोकल। सो ये सारी चीजें हमारी वोकेशनल्स में है। आप ये वोकेशनल कोर्सेज लेके यू कुड ऑलवेज इंप्रूव योर एग्रीगेट्स। सो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? Excuse me, ma'am. हाँ जी पलक बोलो। हाँ जी सर, जो हमने सर जैसे हमने पंजाबी ली है सर, वो कैसे फाइनल में आएंगे? उनके एग्जाम्स, उनकी प्रिपरेशन नहीं करवाएंगे? बिल्कुल कराएंगे प्रिपरेशंस। पंजाबी संस्कृत के उनकी स्पेशल क्लासेस लगेगी, बट दैट विल बी ओनली फॉर द डाउट सेशंस, क्योंकि आपकी एडिशनल है। तो डेफिनेटली आप अपने डाउट्स जो है वो क्लियर करने के लिए हम आपकी ओकेजनली वीक में 1 या 2 लगा सकते हैं। सो यू कुड ऑलवेज डू दैट। सर, मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है कि ma'am, most probably from which date we can come to school? So we will be very soon letting you know from when you could come to the school, because there are certain requirements and preparations have been required in the school. So we will be doing with that, and very soon we will be putting the timetable and everything on your numbers, group numbers. Thank you. नमस्ते। Excuse. मेरे पास एक प्रश्न आया है कि बच्चे के द्वारा प्रश्न किया गया है कि अगर हम 10वीं के बाद +1 में विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो हम कौन कौन सी चॉइस, जो स्ट्रीम चॉइस है वो ले सकते हैं, और कौन सी स्ट्रीम चॉइस लेकर के हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? ये प्रश्न हमारे तरफ से आया है, तो मैं हमारे एक्सपर्ट से चाहूंगा कि उसका उत्तर दें प्लीज। मैं दे देती हूँ ऋषि सर। सर, हमारे पास यहाँ पे जिस भी बच्चे ने पूछा है प्लीज नोट कर ले। हमारे पास मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज है। मेडिकल में डेफिनेटली बायोलॉजी के साथ में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस में ऑप्शन है। इसके अलावा हमारी जो पेंटिंग, वोकेशनल कोर्सेज और हिंदी वोकल, इनमें भी ऑप्शंस हैं। तो ये हमारे पास मेडिकल के हैं। नॉन मेडिकल में बायोलॉजी की तरह मैथ्स होगा प्लस इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट। उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस में हमारे ऑप्शंस होंगे। अदर देन कॉमर्स में हमारे पास होगा इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस में फिर से ऑप्शन होगा, और मैथ्स, पेंटिंग और वोकेशनल कोर्सेज एज ए एडिशनल सब्जेक्ट हमारे कंसिडर किए जाएंगे, जो कि 6 सब्जेक्ट होगा। ह्यूमैनिटीज में हमारे पास इस वक्त है इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिंदी और हिस्ट्री में कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, और पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा मैथ्स, पेंटिंग, वोकेशनल कोर्सेज, म्यूजिक, ये सारे हमारे 6 सब्जेक्ट में हैं। एंड अगेन फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस भी ऑप्शंस में है। सो ये सारे कोर्सेज हमारे पास हैं, और यू कुड ऑलवेज आस्क एंड ज्वाइन फॉर इट। हमारे पास ह्यूमैनिटीज में साइकोलॉजी भी है, अगर कोई बच्चा लेना चाहे तो ये हमारे एज अ 6 सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट। तो एक क्वेश्चन यहाँ अपने पास भी आया इधर चैट बॉक्स में, और पेरेंट ने पूछा है कि जैसे बच्चों को अगर वो चंडीगढ़ भेजते हैं तो उनको कुछ कोचिंग में जैसे हेल्प मिल जाती है, अच्छी कोचिंग हो जाती है उधर, इसीलिए वो कहते हैं कि हमारा जो मेन अट्रैक्शन रहता है बच्चों को भेजने का, कि हम नहीं भी चाहते कई बार कोचिंग के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए हमें भेजना पड़ता है। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया कि क्या हम उनकी कुछ ऐसी हेल्प कर सकते हैं कि हम उनको लोकल यहाँ ऐसी कोई अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करा सके। सर, हमारा ऑलरेडी एसोसिएशन बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ है, तो बच्चों को इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उन्हें ये सारी चीजें जो है यहाँ उपलब्ध हो जाएगी वेरी लोकली। तो इसके लिए वो ऑलवेज, जब भी वो 11th में यहाँ पे एडमिशन लेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ में हमारा कोलैबोरेशन है। They are always welcome for it, and they don't have to go out for Chandigarh or Panchkula. They could get here itself. मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है कि मैम, आफ्टर +2 कैन आई ज्वाइन ड्रामा स्कूल? डेफिनेटली आई एम नॉट एबल टू नो, क्योंकि कोई अपना नाम नहीं लिख रहा है इसमें, बट डेफिनेटली दिस वुड बी अ वंडरफुल थिंग फॉर द चाइल्ड टू एक्सप्लोर फॉर एक्टिंग। ओह वंडरफुल, definitely we have an association with many institutes for the drama, so always you're welcome, and we could always motivate you for all these things. हम लोग उनके साथ बहुत एसोसिएशन में हैं, जैसे TFT और हर जो हमारा ये नॉर्थ जोन कल्चर, इन सब से हम एसोसिएटेड हैं। तो ऑलवेज अगर आपका कहीं भी इंटरेस्ट है तो हम आपको डेफिनेटली उसमें भी आपको मोटिवेट कर सकते हैं और आपको एक लाइनअप दे सकते हैं। थैंक यू। मैम, हमारे पास कौन सी कॉमर्स में बढ़िया स्ट्रीम है, अगर हम +2 10th के बाद कॉमर्स में जाना चाहे तो स्ट्रीम्स? बेटा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ डू यू गो विद। कॉमर्स में हमारे पास इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ये 4 हमारे मेन हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस में ऑप्शन है, विचएवर यू फील लाइक आप उसमें से ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एडिशनल सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स, पेंटिंग, वोकेशनल कोर्सेज या फिर हिंदी म्यूजिक, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन में ले सकते हैं। सो दीज आर द मेन सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। हाँ बेटा। एक्सक्यूज मैम। यस बच। Ma'am, I want to do fashion designing. Which type of which stream I want to choose then? Fashion designing, it would be good enough if you go with humanities or any of the stream. We don't mind with any stream, whichever you're interested. What is your best subject you like? Ma'am, I like Hindi and math and science. You like science? You could go with a science stream, because for the fashion designing you don't have any choice of the streams. So you could go with any stream
and go further for the NIFT, because Chandigarh is having a very big and a good opportunity for NIFT. NIFT has been undergoing with two types of courses. One is GMT, that is a garment manufacture technology, and other is a fashion designing. So you could opt for any, and that's the best in India. I think you might be knowing about it. So for this, you don't require any particular, kind of stream. Whatever you're interested, you could go with it. मैं बता देता हूँ, उसमें तो उसमें जाना पड़ेगा जो होटल मैनेजमेंट वाले हैं। +2 हमारे पास करो। एक और क्वेश्चन हमारी तरफ आया है, पेरेंट्स ने, एक बच्चे ने पूछा है कि डू आवर क्लास हैव होटल मैनेजमेंट कोर्स? देखिए ऋषि सर, ऐसा है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो बच्चों की अपने पर्सनल है, मैंने जैसे पहले बात की थी कि करियर जो काउंसलिंग होती है और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, अगर हम एक बार उनके पास एक टेस्ट दें, अपना एप्टीट्यूड टेस्ट दें, और उसके बाद हम उनकी जो एडवाइस है, जो लोग हमारे एक्सपीरियंस्ड होते हैं, करियर काउंसलर होते हैं, हम उनकी एडवाइस लें तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है, इसके अंदर हमारे करियर काउंसलर्स हमारे साथ नहीं है। आज का सेशन हमारा कुछ और तरह का था, जो पेरेंट्स को गाइडेंस देने का, बच्चों को गाइडेंस देने का था, और हम एक ऐसा सेशन फिर कर सकते हैं। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हों तो करियर काउंसलिंग के लिए वो हमारे स्कूल के रिसेप्शन पर, या जो आपको नंबर दिया गया था एक, उसके ऊपर आप जाकर अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो। तो एक ऐसा सेशन भी हम आप लोगों के लिए उसके बाद कर देंगे, जिसके अंदर बच्चों के करियर को लेकर, उनकी चॉइस को लेकर, और वो कहाँ से एडमिशन होगी +2 के बाद, +2 के बाद कौन कौन से कोर्सेज होंगे, कितना टाइम लगेगा, कितनी फीस लगेगी, सब चीज़ हम उनको उसमें बता देंगे। तो बच्चों के लिए ईजी हो जाएगा ये। आई थिंक अभी और क्वेश्चंस कोई नहीं है, मैंने अपने पैनल में देख रहा हूँ। धन्यवाद उपाचार्य जी, धन्यवाद हिमांशु जी और हमारे अन्य सभी अध्यापक जो आज हमारे इस मंच के साथ जुड़े हुए थे। सच में ये सत्र जो था वो पहला ही सत्र था कि जिसमें हमने अपने अभिभावकों के साथ आमने सामने रहकर बात की। बहुत सारी बच्चों के मन में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं थी कि कक्षा 10वीं से संबंधित भी थी, और भी बहुत सारी बातें थी जो आज सामने आई हैं। और आगे आने वाले समय में जो सीबीएसई के द्वारा जो भी अब निर्देश निर्धारित किए जाएंगे विद्यालयों के लिए आने वाली परिस्थितियों के अनुसार, तो वो सभी भी आपको समय समय रहते जो है आप तक पहुंचाए जाएंगे। आप सभी का, अभिभावकों का, हमारे बच्चों का और हमारे सभी अध्यापकों का जो किसी न किसी रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ जुड़े हैं, उन सभी का हम आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। आप सभी अपने, हाँ, हम विशेष रूप से यहाँ पे धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज वो अपने ही स्थान से हम उनके माध्यम से जो भी हमें सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि तकनीकी रूप से अभी भी हम बहुत ज्यादा चीजें नहीं सीख पाए हैं, लेकिन हमारे आईटी क्षेत्र के ये विशेष अध्यापक हैं, तो इन्होंने अपनी पूरी सहायता, अपना सहयोग दिया, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। आप सभी बच्चे और अभिभावक जो हैं वो इस सत्र से अब बाहर जा सकते हैं। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. धन्यवाद बच्चों। हिमांशु सर, हिमांशु सर,